नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज बार फिर आज हमारे साथ मौजूद है भोपाल में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब। कुछ स्वागत हो आपकी। जी सुबह। आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं अरविंद नेताम साहब, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। किस तरह आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है, चुनाव करीब है, किस तरह का झटका रहा है कांग्रेस की? ये दिख रहा था, कोई नई बात नहीं आई है। दिख रहा था, नहीं होता तो अच्छा था। वरिष्ठ है, काफ़ी सीनियर हैं, कांग्रेस के मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है, दूसरे दलों में भी गए हैं, वहाँ भी उन्होंने भागीदारी अपनी निभाई, सफल असफल वो अपने जगह है। और एक चेहरा है, आदिवासी समाज से आते हैं, एक चेहरा है। और हमेशा घर से कोई भी जाता है तो थोड़ा दुख तो रहता ही है। नहीं जाते तो अच्छा होता, और जोड़ते तो अच्छा होता, कि अब उनका जैसा निर्णय है। लेकिन सवाल वही है ना कि एक आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा, और छत्तीसगढ़ जो पूरा है आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो पिछली बार भी जित आदिवासियों के दम पर कांग्रेस ने बम्पर वापसी की। आपका जो खुद का प्रभाव वाला क्षेत्र है, सरगुजा, वो भी आदिवासी वर्ग से, तो उनके जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा? उनसे ज़्यादा प्रभावशाली जोगी जी थे, और जोगी जी को माना जाता था। उन्होंने भी कांग्रेस का साथ चुनाव के पहले, पिछले चुनाव के पहले छोड़ दिया था। और संयोग से कहें या परिस्थिति ऐसी बनी कि कांग्रेस को उसका नुकसान नहीं हुआ, फायदे ही होते दिख। तो मैं इनके लिए और कुछ वैसा नहीं कहना चाहूँगा। फायदा नुकसान, कोई भी साथ ही जाते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है। इतने साल साथ रहे हम लोग, उनको अ, अपने सीनियर के नाते पूरी इज्जत देते हैं, आज भी देंगे, कल भी देंगे। और भले दूसरे दल में हो, अ, मेरे लिए आदरणीय रहेंगे। पर इस आयु अवस्था में भी कांग्रेस के दायरे के अंदर ही जो भी उनकी अ, बातें रही हों, जो भी वो चाहते थे कि वो करते तो और अच्छा था। क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी? उनका आरोप है कि जिस तरह से वो दोबारा कांग्रेस में वापस आए थे, जिस उम्मीद के साथ आए थे, वो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। उनका आरोप है कि उन्होंने जो कांग्रेस लोकल कांग्रेस के लीडर्स थे, वो उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है उनको ऐसा लगा हो। एक उम्र भी हो गई है, उम्र भी उनकी हो गई थी। और अ, केंद्रीय मंत्री के रूप में जो उनकी भूमिका थी, उनकी उस समय एज के हिसाब से जो उनको मौका मिला था, वो परिस्थिति दूसरी थी। आज एज काफ़ी हो गया है, तो उम्र के हिसाब से नया पुराना होता रहता है, तो उनको वो जगह नहीं दिख रही होगी। केंद्रीय मंत्री रहे हुए वाली जगह उनको अभी कांग्रेस में नहीं दिख रही होगी थी। वो भी बात है, और भी बातें हो सकती हैं, जायज़ भी हो सकती हैं। फिर भी जो करना चाहिए, अगर हमको प्रदेश के हित में करना है, और हमारी अगर कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, और आइडियोलॉजी कांग्रेस और बीजेपी की कौन सी स्थापित हो, वो हमारा अगर लक्ष्य है, तो कोई भी कदम ऐसा उठाना जो आप खुद कह रहे हैं कि भाई क्या होगा इसका, कांग्रेस को नुकसान होगा क्या, बीजेपी को फायदा होगा क्या, तो कोई भी ऐसा कदम उठाना जो बीजेपी को फायदा दे दे, तो वो राज्य के हित में या देश के हित में लाभकारी कहाँ है? आपने किसी पर्सनल कारण से निर्णय ले लिया, लेकिन बड़े परिदृश्य में अगर वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है, तो आपका उद्देश्य तो पर्सनल हो गया। मेरा ऐसा नहीं हो रहा। आपके जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, हम सरगुजा की बात करें, बिलासपुर की बात करें, जो आदिवासी, अभी कुछ समय पहले तक ये एक तरह से अपेक्षित अपेक्षित दिन पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपको डिप्टी सीएम बनाया गया, भूपेश बघेल जी से आपके संबंध सुधर गए, वैसे ही 1,000 करोड़ की जो योजना है वहाँ पर लागू कर दी गई, शिलान्यास कर दिए गए। अब सेटिस्फाई? चल रहा है, और हो गए। अभी 22 तारीख को फिर उनने समय दिया है, युवा संवाद का कार्यक्रम है, और बातों को भी हम लोग रखेंगे। और सतत है, आप गिनिएगा तो कई हजार करोड़ के काम पहले ही हो चुके हैं। ये तो आज हम लोग 9 तारीख को गए थे तो वहाँ जो घोषणा हुई वैसा दिखा, बस्तर में थे तो वहाँ घोषणा हुई तो वैसा दिखा, लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुए। सरकार की जो सतत योजनाएं हैं वो इसी तरह से चलती रहती हैं। देखिए,
मुख्य बात ये रहती है कि साथ काम करते हुए दिखना चाहिए। जो बातें मीडिया में भी कई बार आती हैं जिसका प्रभाव लोगों पे पड़ता है कि इनकी बन नहीं रही, तो ऐसा है वैसा है, ये बातें नहीं होनी हम चाहिए, बनने कम लगे। से कम होनी चाहिए। दिखना ऐसा चाहिए, पहले भी नहीं बनती थी वैसा नहीं था। जिन विभागों में मैं और भी काम कर रहा था, ठीक है, पंचायत विभाग की बात आई थी, मेरे को लगा मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं पीछे हो लिया, लेकिन बाकी तो काम हो रहे थे। जहाँ 6 मेडिकल कॉलेज थे छत्तीसगढ़ में, आज 14 की बात हो गई। स्वास्थ्य की सेवाओं में देखिए तो बहुत अंतर आया है, बहुत राशियां मिली हैं, बहुत भर्तियां हुई हैं, बहुत प्रमोशंस हुए हैं। जीएसटी विभाग का मंत्री भूपेश भाई ने काम करने का मौका दिया। आमदनी जीएसटी की लगातार हम लोग डिलीवर करते आए हैं, जो भी टारगेट मिला है उसके करीब 97%, 98% डिलीवरी बना के हम लोग डिलीवर करते आए हैं। वैसी कोई बात रहती तो आदमी काम ही नहीं कर पाता। कहीं अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं जी, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा कि विभाग के अधिकारी को ऐसा कोई डायरेक्शन हो कि नहीं इनकी बातें नहीं सुनना, काम ही नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। पंचायत पंचायत विभाग छोड़ने के पीछे क्या कारण है, और अगर आज फिर से सीएम भूपेश बघेल जी आपको पंचायत विभाग की जिम्मेदारी दोबारा सौंपे तो क्या चेंजेस है? अब एक बार उसमें काम करके अगर छोड़ा तो फिर उसमें दोबारा मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि एक बात कहनी भी चाहिए कि अब दूसरे विभाग, अभी ऊर्जा विभाग को उन्होंने काम दिया, केवल पंचायत विभाग भी हो सकता था जी, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि नहीं, उसमें मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा, टी.एस. सिंहदेव साहब माहिर राजनीति के प्रशासनिक के माहिर, तो पंचायत विभाग तो बहुत मतलब छोटा विभाग, तो वो क्यों डिलीवर नहीं कर पाए? छोटा नहीं, बहुत बड़ा विभाग था और बड़ा विभाग है। उसमें कुछ बिंदुओं पे डिलीवरी बहुत अच्छी थी। रोजगार गारंटी योजना में कोरोना के टाइम में देश में हम लोग टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स में रहे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में देश में टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स में रहे, बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन कुछ बुनियादी बिंदु थे जिसमें डिलीवर नहीं मैं कर पा रहा था। एक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात थी, एक पैसा नियम में कुछ बात सामने आई थी। तो दो एक ऐसे बिंदु थे जिसमें मुझे लगा कि ये बुनियादी बिंदु है और उसमें अगर मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ तो पीछे होना बदला। दिक्कत कहाँ आ रही थी, या मतलब फंड रिलीज नहीं हो पा रहा था, या अधिकारी की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से दिक्कत आ रही थी, या ऊपर पॉलिटिकल की तरफ से दिक्कत आ रही थी जो आप डिलीवर नहीं कर पाओ? मैंने पत्र ही लिखा था, वो आज भी सार्वजनिक है, आप उसको देख लेंगे तो उसमें एक तो प्रधानमंत्री आवास के लिए है कि फंड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और उसमें फंड राज्य सरकार के बजट से नहीं जाना था, लोन लेना था। और ये रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय से ही उनने ये नीति बनाई थी कि बजट से हम नहीं देंगे, लोन लेके राज्य का हिस्सा देंगे, जो 60-40 का हिस्सा है, 40% हम लोन लेके देंगे। तो लोन भी लेके हम लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। तो जब मैं लोन ही लेके उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ आवास योजना के लिए, आपका फेलियर नहीं लग जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि आप उसको डिलीवर नहीं करा तो आप कहीं ना कहीं फेलियर है? तो मैं इसीलिए तो छोड़ा। अच्छा, फेल होने के बाद छोड़ा? ऑब्वियसली फेलियर है कि आपको 8 लाख घर बनाने हैं 100%, कि अगर डिलीवर नहीं किया, जैसे मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से पंचायत विभाग में आप फेलियर साबित हुए उस पहलू में जो महत्वपूर्ण थे। ये मेरे लिए काफ़ी संवेदनशील इशू था कि प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए और मैं नहीं बना पा रहा था, तो मेरे लिए एक अहम मुद्दा था। एक न्यूज़ चैनल का सी वोटर सर्वे आया है जिसमें बीजेपी को मतलब बढ़त दिखाई गई है, कांग्रेस को पिछड़ा हुआ दिखाया। यानी हम लोकसभा की बात कर रहे तो लोकसभा में बीजेपी की फिर से सीटें वापस बढ़ती हुई नजर आ रही। किस तरह, कैसा मानेंगे इस सर्वे को? नेशनल लेवल पे मुझे तो बीजेपी की स्थिति में कमी महसूस हो रही है। कांग्रेस बीजेपी के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी का प्रभाव, उपस्थिति जो उनकी एक रहती थी वो डाउन हुई। वो 3-4 चुनाव अब हो गए जिसमें राज्यों के चुनाव में मोदी जी के फेस पे उन लोगों ने चुनाव लड़ा और नहीं जीते। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, पर वो उनकी मंशा है, उनकी स्ट्रेटेजी है। हिमाचल में डायरेक्टली मैं तो वहीं था, ये था कि मेरे को देखो, मोदी जी के भाषण भी थे, मेरे को वोट दो, मेरी जिम्मेदारी रहेगी हिमाचल के लिए। सफलता नहीं मिली। कर्नाटक में
मेरे को देखो 26 किलोमीटर की रैली, दूसरे दिन 8 9 10 किलोमीटर लंबी रैली, कार रैली अप्रत्याशित, जिसमें कभी नहीं ऐसा हुआ। हनुमान जी भी आए, केरल लेटर्स भी आए, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मुद्दे जो उनको हो सकता है सफलता दिलाए हों, वेस्ट बंगाल मोदी जी, बिहार मोदी जी, सफलता नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है देश भर में कि मोदी जी के ही नाम पे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। राज्य के चुनाव से बात अलग है, स्वाभाविक है, लेकिन मोदी जी का नाम राज्यों के चुनाव में नहीं चला। अर्थात मतदाताओं के मन में ये नहीं है कि जहां देखो मोदी, हम तो मोदी के नाम पे सब कुछ करेंगे, खाना खाएंगे मोदी जी के नाम पे, पानी पिएंगे मोदी जी के नाम पे, बाजार जाएंगे मोदी जी के नाम, पंचायत का चुनाव मोदी जी के नाम पे, नगरीय निकाय का चुनाव मोदी जी के नाम पे, विधानसभा का चुनाव मोदी जी के नाम, ये नहीं। अर्थात वोटर कमिटेड नहीं है हर स्तर पे मोदी जी के लिए। नेशनल स्तर पे उनकी जो उपस्थिति थी वो बनी हुई थी, और अब मुझे वो कम होती हुई दिख रही। तो वैसा तो नहीं रहेगा। भूपेश बघेल साहब के एक रिश्तेदार हैं, बीजेपी से सांसद है अजय बघेल साहब, अभी अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को जमकर घेरा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एक शब्द अगर ईडी ने 2 साल के इंक्वायरी में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में कोई तथ्य प्रस्तुत किए हों तो आप बता दीजिए। अधिकारियों के बारे में उन्होंने बोला है, स्वाभाविक है कि व्यवसाय उसका दूसरा हिस्सा पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू कह लीजिए। पर ये तीसरा पहलू जो है जनप्रतिनिधियों का, आज तक अभी तक आपसे बात करते तक उन्होंने एक जनप्रतिनिधि का नाम लेके उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। भ्रष्टाचार हुआ, उनने बताया कि शराब में इतना हुआ, 2100 करोड़ फलाना, कोयले में 500 करोड़ फलाना। अभी उनने पकड़ा है डीएमएफ फंड को, उसमें उसके पहले उनने राइस मिल्स को पकड़ा था, उसके पहले उनने माइनिंग को पकड़ा था। पर इनमें अभी तक, कल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक आपसे बात करते तक एक भी उनका बयान या एक भी उनकी कार्रवाई किसी कांग्रेस की सरकार के जनप्रतिनिधि के संदर्भ में आई हो अभी तक नहीं आई। लेकिन जो अधिकारी हैं, हम चाहे सुनिए चौरसिया की बात कर लें या एजाज डावर उनके भाई अनवर डावर साहब की बात कर लें, इन कहा जाता है कि इनको सीएम भूपेश बघेल का ही सबसे ज़्यादा संरक्षण प्राप्त है, और वो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दे। इस सारे के सारे अधिकारी 15 साल तक रमन सिंह जी के साथ काम कर, 15 साल तक उन्होंने कोई दूसरा चेहरा ही नहीं देखा था सरकार को लीड करते हुए। तो कोई इनका कनेक्शन किसी से नहीं होता है। जो जनप्रतिनिधि आएगा, अधिकारी तो उसी के साथ काम करेंगे। जनप्रतिनिधि तो आता है जाता है, सरकारें आती हैं जाती हैं, अधिकारी स्थायी रहते हैं अपने कैरियर के लाइफ स्पैन तक, जब तक रिटायर्ड नहीं होते वो काम करते रहते हैं। तो वो किसी दल के साथ जुड़े हुए ऐसा नहीं है। और अगर भूपेश जी के कार्यालय में भी काम करने वाली सौम्या चौरसिया जी थी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जनप्रतिनिधि के ऊपर कहाँ हुई? उनका भी कितना दोष है ये समय बताएगा। अभी तो उनको बंदी बना के रखा हुआ है, जो भी उनके पास तथ्य है, अभी एक्शन नहीं हुआ है, उनको सजा उस नाते नहीं मिली है, जेल में रखा है। जब होगी सजा तो वो आगे की बात है। वो फोर्स वाला कितना साल तक चला? राजीव जी की मृत्यु के बाद आई जानकारी कि नहीं दोष मुक्त है, उनके ऊपर कोई बात नहीं आई। तो इसमें क्या होने वाला है ये अभी भविष्य के गर्भ में है, उसको हम लोग देखेंगे। पर जहां अगर कोई बात आ रही है तो आप एक्शन लीजिए। हमने से किसने कहा कि उनके ऊपर एक्शन मत लीजिए या किसी के ऊपर एक्शन मत लीजिए? ये अधिकारी हैं, कहीं कोई बात आती है, जानकारी नहीं रहते हुए भी आदमी काम कर सकता है। ये मान लेना कि हम आप साथ में बैठे हुए हैं तो मैंने कोई गड़बड़ की तो आप भी उसमें शामिल हैं, ये उचित नहीं है। आज लिंक बना लीजिए कि बाबा जुबेर भाई साथ बैठते हैं, साथ बैठे थे, जो भी गड़बड़ हुआ है दोनों इसमें सहभागी हैं।
अब एनडीए जो है इंडिया का विरोध कर रहा है, क्या वजह? वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से संतुष्ट हैं, इंडिया के नाम से चिंतित हैं। विपक्ष ने देश को जोड़ने का एक नाम, जो राहुल जी ने पदयात्रा के माध्यम से जिस टारगेट को लेके वो चले थे कि भाई देश को हमको जोड़ना है, वो इनको इस नए अलायंस के नाम में दिखने लग रहा है कि अगर ये तो कहीं जुड़ गए, 38% वोट में हम इतनी सारी सीटें ले आते हैं, 62% वोट में ये 140 के आसपास है, कहीं ये जुड़ गए, वोट शेयर नहीं बटा, हम तो हार ही जाएंगे। उनकी चिंता इंडिया नहीं है, उनकी चिंता उनका राजनीतिक भविष्य। और वो नाम ऐसा है कि थोड़ा हिला देता है कि तो इनने ऐसा नाम खोज लिया कि पूरे देश को बांध लिया। अलग अलग दल, अलग अलग पार्टी एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन ये इंडिया के नाम पे अगर साथ आ गए तो वही राहुल जी की परिकल्पना थी एक तरह से, भाई देश एक एक करना है, देश को एक करना है, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। यहाँ राजनीतिक स्वरूप हमने भारत जोड़ो का देखा, भारत जोड़ो में राजनीतिक बयान राहुल जी का हमने बिल्कुल नहीं सुना, एक नहीं सुना। अब वो भारत जोड़ो राजनीतिक जोड़ो हो गया, भारत जोड़ो इंडिया, घबराए हुए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक समय था कि कांग्रेस अपने दम पर लोकसभा में सरकार बनाती थी, कभी 300 कभी 400, तो मतलब जो मैंडेट था वो क्लियर मैंडेट मिलता था। लेकिन अब कांग्रेस को अलायंस की ज़रूरत पड़ने लगी, हर जगह अलायंस ही क्यों? कहीं ना कहीं जनाधार कम। जनता पार्टी जब से बनी और सत्ता में आई, तब से अलायंस का युग चालू हो गया। जो बात अभी हो रही थी, ये सरल वोट का गणित उस समय लोगों ने उठाया कि कांग्रेस 40% बार 42%, 50%, 50% शायद ही कभी पाती हो, लेकिन 40% वोट पाके सरकार में आ जाती है। 60% देश तो उसको वोट नहीं दे रहा है और वो विपक्ष में बैठता है। एक हो जाओ, इमरजेंसी हुई, बहुत सारी बातें हुई, सब एक हो गए। एक होने से क्या, वोट बटा नहीं, जीत गए। गठबंधन की राजनीति ठोस रूप से तो वहां से सामने, उसके पहले भी आई, मिलीजुली सरकारें आई, लेकिन ये जो सरकार आई जनता पार्टी के नाम से, इसने कांग्रेस को अपदस्थ किया। इंदिरा जी भी चुनाव हारे, उत्तरी भारत में 2 सीटें कांग्रेस को मिली उस चुनाव में, और वहां से ये जो सिलसिला चला तो किसी ने छोड़ा नहीं, विपक्ष ने खास करके। वो अलायंस में चलते रहे, जनता पार्टी टूटी तो एनडीए सामने आ गई, कांग्रेस अलग लड़ती रही। कांग्रेस में भी ये विचार होता रहा कि भाई वो एक साथ हो गया है तो अपने को भी अलायंस बनाना चाहिए, तब फिर बराबर होगा। प्री पोल अलायंस हो, पोस्ट पोल अलायंस हो, लेकिन अलायंस नहीं होगा तो वो एडवांटेज ले जा रहे हैं। वहाँ वोट कम टूट रहे हैं, बट रहे हैं, यहाँ ज़्यादा वोट बट रहे हैं, वो फ़ायदा लेके इलेक्शन में सीट संख्या बढ़ा के ले जा रहे हैं। तो इधर भी अलायंस होना चाहिए। पहले कि नहीं, कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, तो 2 चुनाव के बाद में फिर ये विश्लेषण हुआ कि नहीं, साथ आना चाहिए, यूपीए बनी। जनाधार तो कम हुआ ना कांग्रेस के। सबका कम है, सभी का 50% से ऊपर कौन है, सभी कम है। तो सत्ता में आने के लिए हमको क्या करना? सभी कहें कि हम अलग लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेगा, तो कांग्रेस भी गठबंधन नहीं करेगी। जो होगा चुनाव के बाद देखा जाएगा। एक बार छत्तीसगढ़ की तरफ वापस लौटते हैं, क्योंकि करीब समय में 2 चुनाव होने हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? कौन सी सफलताएं हैं और कौन सी असफलताएं जिनको आप दूर करने की कोशिश करेंगे, और कौन सी सफलताएं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? एक, कांग्रेस ने इस बात की सफलता हासिल की कि छत्तीसगढ़ को एक आइडेंटिटी दी, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे भी एक आइडेंटिटी दी, वरना राष्ट्रीय मंच पे छत्तीसगढ़ की उपस्थिति नहीं के बराबर। कहाँ छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, वहाँ के लोगों को भी लगता था, हम लोग भी अगर छत्तीसगढ़ में है तो लगता था कि लोग तो छत्तीसगढ़ को ना तो जानते हैं ना कुछ पहचान देते हैं। तो इस भावना को कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों का भी एक ऐसा अस्तित्व है, एक ऐसा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवंत इतिहास है जो आज भी क्रियाशील है, और सभ्य समाज है, गतिशील समाज है। वो उसकी आकांक्षाएं हैं, वो अपनी पहचान बना के आगे बढ़ना चाहता है। हमारे तीज त्योहार हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे देवस्थान गांवों में है,
जो हिंदू धार्मिक परंपरा है उसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में जो रीति रिवाज हैं वो जीवंत बने हुए हैं। हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए। तो जंगल में रहने वाले लोग, पिछड़ा छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद है वहाँ, तो वहाँ के लोग या तो कम पढ़े लिखे हैं या गरीब है, एक ऐसा जो वातावरण था, तो लोगों के मन में भी एक भाव था कि भाई हम लोग भी ठीक ठाक लोग हैं जी, आपस में प्रेम रखते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तरक्की करते हैं, अच्छी किसानी करते हैं, उद्योग हमारे यहाँ हैं, बड़े बड़े उद्योग हमारे यहाँ हैं, भिलाई स्टील प्लांट हमारे यहाँ है, अन्य इरिगेशन के प्रोजेक्ट देखिए तो जिलों को 100% 80-80 90% सिंचित करने वाली हमारी परियोजनाएं हैं। विद्युत हमारे यहाँ सरप्लस है, माइनिंग हमारे यहाँ से जा रहा है, कोयला हमारे यहाँ से जा रहा है, देश के कारखानों को चला रहा है। और कौन छत्तीसगढ़, क्या है छत्तीसगढ़, कहाँ कहाँ है छत्तीसगढ़, पूरा कोई छत्तीसगढ़। ये भावना जो लोगों के वहाँ के लोगों के मन में थी कि हमारी भी एक पहचान है, हमारा भी एक अस्तित्व है जो क्षीण नहीं है, हम अनपढ़ नहीं है, हम सामाजिक चेतना रखते हैं, हमारे यहाँ भी परंपराएं हैं, हमारे यहाँ की भी संस्कृति है जो राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम का हिस्सा भी है। एक हमारी भी पहचान है, हम देश के भी हिस्से हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारी भी पहचान हो। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भूपेश भाई की अगुवाई में हम लोग करने में सफल हुए। तो आज चुनाव में जाएंगे तो एक छत्तीसगढ़ महतारी की एक चित्र को आज देखिए, तो आज मोदी जी भी आते हैं तो छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र उनके पीछे लगा रहता है। इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। हरी साड़ी में हमारा गीत भी है, हमने राज्य गीत भी अपनाया, उसका पंजीकरण भी कराया, कार्यक्रमों में हम उसका गायन भी करते हैं, कार्यक्रमों के पहले उसका गायन भी करते हैं। प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख पहाड़ हैं, उसके महिमा की हम थोड़ी गाथा हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक बड़ी चीज पिछले 5 सालों में एक बड़ी चीज हुई है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी पहचान महसूस हुई, हम हुए। उसके साथ में जो पहली जिम्मेदारी रहती है कि लोगों की देखभाल हो, उनके काम हो, उनके हितों की रक्षा हो, संवर्धन हो, तरक्की हो, ये भी छत्तीसगढ़ ने दिया। आप कोरोना के समय में देखें तो कई राज्यों में, केंद्र में भी तनख्वाह तक में कटौती हुई, कर्मचारियों के, विधायकों के, सांसदों के, इनके सारी चीज़ों में कटौती। छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। रोजगार के सिलसिले में अगर आप देखें तो कोरोना काल में भी और उसके बाद भी यहाँ मार्केट को आप देखें तो उतना डाउन कभी नहीं हुआ जितना दूसरी जगह हुआ। हमारी पॉलिसी प्रायोरिटी क्या थी? लोगों की जेब में पैसा पैसा पहुंचाना। सड़क बनाना एक अलग बात, लेकिन वो सड़क से हमारे लोगों की जेब में पैसा नहीं पहुंच रहा है तो तरक्की आधी अधूरी है, दिखने वाली तरक्की है। बिल्डिंग बन गया, 20 स्टोरी बिल्डिंग हमने खड़ी कर दी, लेकिन पिछले शासनकाल में रिजर्व बैंक का जो आकलन था, देश में सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़, 39.8%, 39.9% गरीबी रिजर्व बैंक ने छत्तीसगढ़ में आकी थी। वहाँ से अनेकों योजनाओं के माध्यम से लोगों की जेब में पैसा पहुँचाना, चाहे वो धान की खरीदी हो, गन्ने की खरीदी हो, मक्के की खरीदी हो, तिलहन की खरीदी हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की खरीदी हो, तेंदुपत्ता की खरीदी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सुदृढ़ करने की बात हो, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, चावल सस्ते में उपलब्ध कराने की बात हो, सबके पीछे जो सोच थी वो ये था कि लोगों के पास पैसा बच जाए। बिजली बिल हाफ कर दिया आपने, खुश कर दिया लोगों को, इसलिए वोट मिल गया। लक्ष्य लोगों को खुश करना उस नाते नहीं था, उसके पीछे जो सोच थी कि जो पैसा बिजली बिल का आपके पास रहेगा तो सीधे आपके खर्च करने की क्षमता बढ़ गई, आपकी इनकम नहीं बढ़ी। हम आपकी इनकम नहीं बढ़ा पाए। मान लीजिए हमने क्या किया कि आपके पास
200 रुपये और हो गए खर्चे के लिए। जी धान का भाव अगर हमने बढ़ाया तो एक खुश करना वाली बात नहीं थी। खुश करना एक अलग चीज हो गया कि उसका लाभ आपको राजनीतिक भी मिले, वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन मकसद क्या था कि उसी एकड़ में आप जितना धान उपज करते हो, उसको बेचने के बाद आपको परिवार को चलाने के लिए जेब में ज्यादा पैसे होने चाहिए। जी ये छत्तीसगढ़ की सफलता। तेंदूपत्ता 2,500 बिक रहा था, 4,000 होगा, महंगाई हो जाएगी, बीड़ी महंगी हो जाएगी, रॉयल्टी कम होगी, बोनस कम हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पे लोगों के पास जो तेंदूपत्ता तोड़ेंगे, पहले 2,000 के मान से पैसा जाता, 2,500 के मान से पैसा जाता था एक मानिक बोरे का, 1,000 गड्डी का, आज 4,000 जा रहा है। कांग्रेस ने इस सोच को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, गोबर खरीदी, कई लोग हंसेंगे, गौमूत्र खरीदी, लोग हंसी भी उड़ाते हैं, हंसते भी हैं, पहले वो करते थे, पर आज उस माध्यम से टारगेट क्या था? गौवंश की रक्षा एक अलग उद्देश्य है कि मवेशी फिर रहे हैं, फसल को भी बचाएंगे, एक जगह भी उनके लिए दिया, पूरे स्टेट लेवल पे दिया, 10,000 पंचायतों में गौठान बन गए, ऐसा प्रबंधन चल रहा है, एक अलग बात। वो सोच क्या थी? गोबर को मोनेटाइज किया तो लोगों के पास पैसा है, नगद पैसा उनके जेब में जा रहा है, अपने परिवार को। हम नौकरी तो नहीं दे रहे। चलिए, वक्त की चूँकि कमी है और आपको भी जाना है, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दिग्गज और सीनियर लीडर डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, जिनसे आज हमने कई सवाल किए और सवालों के जवाब आपने कितने अच्छे दिए, ये आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।